हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। तो आज हम जानने वाले हैं सेमेस्टर 1 हिस्ट्री, जो SOL DU या फिर इग्नू आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपके पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE, तो इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। या तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है या फिर कोई भी एक स्रोत आपको दे देंगे और कहेंगे कि भाई ये स्रोत किस तरीके से इसने हमारी मदद की है हमारे इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो आज हम सभी सोर्सेज को जानने वाले हैं ताकि पेपर में कोई भी सोर्स आए आप उसको आंसर अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारा भारतीय इतिहास है, वो विविध प्रकार के स्रोतों के माध्यम से प्रकाशित होता है। यानी कि जो हमारा डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज हैं, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज स्रोत हैं, जैसे कोइंस हैं, है ना, हमारे पास सिक्के हैं, बहुत सारे इतिहास के लिए ऐसे किताबें हैं, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स आए हैं उनके हमारे पास अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कई तरीके की हम कह सकते हैं कि ये विविध प्रकार के स्रोत हमारे पास है जो सामूहिक रूप से इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि अब देखो, हम अगर इन स्रोतों को पढ़ेंगे तो इन स्रोतों के जरिए हमें कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इन स्रोतों की मोटे तौर पर बात करें तो इन स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है, इन पर साहित्यिक यानी कि हमारे लिटरेरी यानी कि जो किताबें वगैरह होती है वो, पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल, पुरालेखात्मक यानी कि एपिग्राफिकल और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत होते हैं, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि हमारे सिक्के हो गए, ठीक है, या कोई भी ऐसा पदार्थ हो गया, तो ये सभी हमारे स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिटरेरी सोर्स के बारे में कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं उनसे हमें कैसे अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो जो लिटरेरी है वो किस वर्ड से आया है, वो लिटरेचर वर्ड से आया। और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, यानी कि जो हमारी कहानियाँ, कविताएं, जो किताबें लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो देखो, जब आप किसी किताब को पढ़ते हो तो आपको उस किताब से कितनी सारी चीज़ें पता चलती है कि भाई किताब में जो कहानी है उस कहानी का माहौल कैसा है, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर कैसा न्याय चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें साहित्यिक स्रोतों से पता चलती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। क्या चीज़, साहित्यिक स्रोत। ओके, अब देखो, जिसमें से ऋग्वेद जैसे ग्रंथ शामिल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत कैसे होंगे, तो सबसे पहला तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा आ गया ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है, ऋग्वेद से हमें हमारे वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है कि भाई वैदिक काल में क्या क्या चीजें थी। उसके अलावा धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है, सामाजिक मापदंडों के बारे में पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, है ना। साथ ही साथ उसके बाद अगला क्या आता है, पहला हमारा आ गया क्या, ऋग्वेद आ गया। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद ऐसे एपिक्स है, ठीक है, ऐसी मतलब हमारे पास हमारा साहित्य है जो क्या दिखाता है हमें, जो हमारी स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, ठीक है, जो हमारे आध्यात्मिक विचार हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ, ये सभी हमें उपनिषद से जानने को मिलता है। फिर उसके बाद अलावा हमारे पास रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है, हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है। उसके अलावा और क्या लिटरेरी सोर्स होंगे, और होंगे त्रिपिटक और आगम। जो त्रिपिटक और आगम हैं ये क्या हैं, ये बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन ग्रंथ हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं जिनसे हमें उन धर्मों के बारे में पता चलता है। तो ये तो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत कि भाई हमारे साहित्यिक स्रोत किस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि हमारे पुरातात्विक स्रोत, कौन से,
पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये मतलब क्या होते हैं, ये चीज़ों को दोबारा से निर्मित करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पुनर्निर्माण में बहुत योगदान देते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, उस युग के बारे में हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पता चलता है कि भाई उस युग की शहरी योजना कैसी थी, व्यापार नेटवर्क कैसा था, जीवन शैली क्या थी। इन सभी के हमें जो प्रमाण मिले हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज हमें कहीं से कोई ब्रिक मिली है, कोई ईंट मिली है, ईंटों के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, या हमें कोई पोर्ट मिल गया है, तो ये सब क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा उस टाइम पे घड़े में पानी पीते थे, या उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी, उस समय पर ऐसी ईंटें होती थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, ये हमें उन चीज़ों को, अपने इतिहास को पुनर्निर्माण करने में मदद करती हैं। अब सांची और बोध गया जैसे स्थलों की खुदाई में हमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पहलुओं का पता चला है। कहाँ पर, जो सांची है और बोध गया है, यहाँ पर हमें बुद्धिज्म के बारे में ऐसी चीजें मिली हैं। जैसे क्या क्या मिला है, मूर्तियां मिली हैं, वास्तुकला मिला है। ठीक है, तो इनसे हमें बहुत सारी चीजों को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे स्रोत आते हैं, सोर्सेज आते हैं, वो आते हैं पुरालेखीय स्रोत, यानी कि एपिग्राफिकल सोर्सेज, यानी कि जो लिखी हुई जो चीजें होती है। ठीक है, पुरालेखीय, लेखीय इसमें वर्ड ही आ गया, लेख। ठीक है, तो जो जिनसे हमें कोई लेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि पत्थर, तांबे की प्लेट और अन्य सामग्रियों पर शिलालेख, यानी कि जो मान लो कोई प्लेट है, ठीक है, उस पर कोई चीज लिखी गई है, तो वो क्या है, हमारा एपिग्राफिकल सोर्स हो गया, वो हमारा पुरालेखीय स्रोत हो गया, जिससे हमें रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती कि भाई शासक कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यानी कि उनकी प्रशासनिक नीतियां क्या थी, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, अशोक के शिलालेख हो जाएगा। अशोका के जो रोक थे, ठीक है, जो पत्थर थे जिन पर लिखा गया था, खुदा गया था, ठीक है, तो वो जैसे कि शिलालेख हो गए गुप्त साम्राज्य के दौरान। ठीक है, तो इन शिलालेखों से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि भाई किसी मंदिर के बाहर कोई शिलालेख बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये भूमि किसने किसको दान की, ये मंदिर किस राजा ने बनवाया। तो ये सभी जानकारी अपने इतिहास के बारे में हमें एपिग्राफिकल सोर्सेज से मिल जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मैटिक्स सोर्सेज। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, न्यूमिस्मैटिक बेसिकली क्या होता है, कॉइन्स होते हैं। ठीक है, हमारे सिक्के होते हैं, सिक्कों की जो पढ़ाई होती है उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, मुद्रा शास्त्रीय कहते हैं। मुद्रा आप सभी समझते हैं ना, मुद्रा यानी कि पैसे। तो देखो जो सिक्के होते हैं, सिक्कों से हमें क्या पता चलता है, सिक्कों से हमें आर्थिक इतिहास, ठीक है, और राजनीतिक परिवर्तन। अब कोई नया रूलर आया, उसने नए सिक्के ला दिए, तो राजनीतिक परिवर्तनों का भी पता चल रहा है, और उस समय पर कितने सिक्के हमें मिले हैं, कहाँ कहाँ पर सिक्के मिले, तो उससे आर्थिक इतिहास पता चल रहा है। ठीक है, कि भाई मतलब लोगों का कैसी, मतलब उनकी उस टाइम की इकोनॉमी होती थी। जो पुराने सिक्के होते थे, सिक्कों पर बहुत सारी इमेजेस बनी होती थी, बहुत सारे छवियां बनी होती थी, जैसे कि शासकों की, देवताओं की और प्रतीकों की छवियां प्रदर्शित होती थी, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, अब मान लो एक राजा का सिक्का है और वो हमें मिला है दूसरी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सिक्का मिला है, इसका मतलब इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का व्यापार होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता था, ट्रेड लिंक्स का भी पता चलता था, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का पता चलता था। ठीक है, जैसे कि कुषाण साम्राज्य के जो सिक्के होते थे वो हमें रोमन साम्राज्य के पास मिले हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उनके इंटरेक्शंस का पता चलता है। ठीक है, उनके क्या किस चीज का पता चलता है, उनके संबंधों का पता चलता है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सोर्सेज आते हैं वो आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स यानी कि फॉरेन से तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि जो विदेश के जो लोग हमारे देश के अंदर आते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रैवलर घूमने आया है इंडिया के अंदर, उसने यहाँ पर आकर के देखा कि अच्छा भाई इंडिया के अंदर तो ऐसे बाजार है, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते थे, वो अपनी किताबों के अंदर वो सब चीज़ें लिखते थे, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो विजिट करते थे और इंटरेक्ट करते थे हमारे इंडिया के साथ। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की क्या बुक है, इंडिका, और फाहियन की कौन सी बुक है, ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, ये दो किताबें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो इनसे हमें अपने देश की सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य, संस्कृति, व्यापार, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है।
फिर जो अगला स्रोत आता है, अगला स्रोत हमारा आता है जैन लिटरेचर, यानी कि जैन साहित्य, कि भाई जो जैनों की जो किताबें होती थी उस समय पर, जो किताबें लिखी गई, ठीक है, उनके गुरुओं द्वारा, जैसे महावीर की टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के महावीर, उनके जीवन और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें क्या बताती है कि भाई उस समय पर कैसा माहौल था, ठीक है, उस माहौल के अनुसार उन्होंने क्या दी है, माहौल के अनुसार उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी हैं, ठीक है, अपनी टीचिंग्स दी हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें कैसी जानकारी मिलती है कि भाई नैतिकता कैसी थी उस समय पर, प्रथाएं कैसी थी उस समय पर, है ना, तो ये सभी चीजें पता लगती हैं। उसके अलावा जो जैन टेक्स्ट थे, ठीक है, जो जैन ग्रंथ होते थे उनमें हमें अलग अलग लोकेशन मिलती है अलग अलग जगह की, जैसे पूजनीय स्थान कौन कौन से थे, तीर्थ स्थल कौन कौन से थे पहले के समय में, ठीक है, और इनकी पुष्टि, अब मान लो किताब से हमें एक चीज पता चली कि भाई इस जगह पर जो है एक मंदिर है, अब हमने क्या किया, अब हमने जाकर वहां पर खुदाई की खूब सारी, और खुदाई करके मान लो हमें यहाँ पर एक त्रिशूल मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमें एक त्रिशूल मिल गया, तो हमें क्या कंफर्मेशन हो गया ना कि हाँ जी यहाँ पर एक मंदिर था, ठीक है। तो पुरातात्विक खोज इनके आधार पर की जाती है और जिससे जैन इतिहास को समझने में योगदान मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्रोत आता है, अगला सोर्स आता है, वो हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बौद्ध साहित्य। जैसे जैन का साहित्य था वैसे ही बौद्ध की क्या है, पाली कैनन और त्रिपिटक, ठीक है, ये दो किताबें हैं, पाली कैनन और त्रिपिटक। इनसे हमें सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उनका जन्म कैसे हुआ, ज्ञानोदय, उपदेश और विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ उनकी क्या बातचीत थी, सब चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में, समाज के विभिन्न स्तरों के बीच में कैसे संबंध होते थे, ये सभी चीजें हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे इंस्क्रिप्शंस, यानी कि शिलालेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, जैसे कि स्तंभों पर, दीवारों पर, शिलालेखों पर शाही शिलालेख प्रशासनिक नीतियों, कानूनी प्रणालियों और शासनिक सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि हमें मान लो कोई खंबा है, खंबे के ऊपर भाई बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक चित्र बना हुआ है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो इस पर लिखी हुई है, जो चीज उस पर ईयर भी लिखा होता है, राजा का नाम भी लिखा हुआ है, कोई नीति है वो भी लिखी हुई है, तो उससे हमें उसके समाज का पता चलता है कि भाई कैसा समाज था, क्या वहाँ के रूल्स होते थे, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें शिलालेखों से जानकारी मिल जाती थी। राजवंशीय इतिहास का पता चलता था, ठीक है, भूमि अनुदान का पता चलता था। तो इस तरीके से अब आ जाता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर हम इन विविध स्रोतों की जानकारी को एकत्रित करते हैं, ठीक है, कि भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हो गए, साथ ही साथ हमारे शिलालेख भी हो गए, ठीक है, साथ ही साथ हमारे बुद्धिस्ट प्लस जैन टेक्स्ट भी हो गए, तो इन सभी को मिला करके जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इतिहासकार क्या कर सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, यहाँ का समाज, यहाँ की मान्यता, शासन संरचना, व्यापक दुनिया के साथ बातचीत की व्यापक समझ को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इन सभी चीज़ों को मिला करके हमें हमारी हिस्ट्री पता चल सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सोर्सेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको इसी तरह की अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर कोई स्पेशल टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।